दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जहां पे आपको बैंक या तो पोस्ट ऑफिस के स्कीम से ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। यहां पे आपको अभी 9.7% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहा जाता है, इसको शॉर्ट में एनसीडी कहा जाता है। एंड मैंने यहाँ पे इस वीडियो को बनाने से पहले भी एनसीडी के ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाया था कि एनसीडीज है क्या, इसके अंदर क्या क्या रिस्क होता है, एंड जब आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप फिक्स रिटर्न अर्न करना चाहते हैं बैंक या तो पोस्ट ऑफिस से ज्यादा, तो आपके लिए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एनसीडी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर फिर भी आपको सिंपल टर्म में बता दूं कि एनसीडी क्या होता है, तो अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो बैंक से लोन ना लेके बाहर किसी जो इंडिविजुअल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनसे पैसे इशू करवाती है तो उनको डिवेंचर्स इशू करती है। उसमें से ही एक डिवेंचर्स होता है जिसको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहा जाता है। बेसिकली जो डिवेंचर्स होता है ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जितने समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना समय पूरा होने के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। एंड आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं उसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल अमाउंट या तो इंटरेस्ट भी साथ में वापस मिल जाएगा, या तो अगर आपने इंटरेस्ट पहले से रिसीव कर लिया है तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। तो आज हम जिस कंपनी के एनसीडीज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, और ये कंपनी बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस देती है। बेसिकली लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या तो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, या तो एडवाइजरी सर्विस हो गया, इस तरीके के सर्विस देती है। एंड ये काफी पुरानी कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है यानी जो एनसीडी इशू कर रही है इसके क्या क्या फीचर्स है, इसके काफी डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम कंक्लूजन निकालेंगे कि आपको इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है। तो सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला बात कर लेते हैं एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का जो एनसीडी इशू होने वाला है उसके डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग डेट की बात कर लूँ तो वह है 6 दिसंबर 2021, और यहाँ पे क्लोजिंग डेट की बात कर लूँ तो वह है 27 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के एनसीडी में अभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 6 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर 2021 के बीच में कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस कंपनी के एनसीडी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको 10 ऑप्शन मिलते हैं। उस 10 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कौन से 10 ऑप्शन मिलते हैं उसको समझने के लिए हम डायरेक्टली चलते हैं इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। तो ये बेसिकली इस कंपनी का वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस कंपनी के वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे काफी डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 10 तरीके का ऑप्शंस मिलता है। आप चाहे तो 24 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो 36 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो 60 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो 120 मंथ के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आप ईयरली ले सकते हैं, या तो आप मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर एक साथ ही ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो मंथली भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको 10 ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे अबाउट अस में कंपनी के बारे में और भी पढ़ सकते हैं कि कंपनी कब स्टार्ट हुआ था और इस कंपनी के कितने बिजनेस है, कितने वर्टिकल्स है, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट वगैरह किया है। उसके अलावा यहाँ पे आप एक कंपैरिजन दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या तो पीपीएफ में, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड में, या तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में, और अगर आप एनसीडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा कहाँ पे बनेगा, इसका एक बेसिक सा कंपैरिजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये सारा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करके बाकी का इन्फॉर्मेशन फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आप चाहे तो 24 मंथ के लिए, या तो 36 मंथ के लिए, या तो 60 मंथ के लिए, या तो 120 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 8.75% पर एनएम से लेके 9.70% पर एनएम तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आप जितने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक्ड होता है। और यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का ऑलरेडी कोई एनसीडी वगैरह परचेस किए हैं या तो शेयर होल्डर है, तो यहाँ पे आपको 0.20% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है जो भी करंट इंटरेस्ट अभी है उसके ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो आप चाहे तो मंथली भी ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो एनुअली भी ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो मैच्योरिटी के डेट के ऊपर एक साथ भी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में ले सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ
तो यहाँ पे आपको कम से कम 10,000 रुपये का तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे एक बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो है 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 बॉन्ड तो परचेस करने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ का करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितने का भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 1 बॉन्ड। फिर यहाँ पे अगर आप ये एनसीडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेसिकली बीएससी पे लिस्टेड भी होने वाला है, तो आप चाहे तो फ्यूचर में उसको सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकते हैं या तो वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं अलॉटमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो एनसीडी का अलॉटमेंट होने वाला है वो बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होने वाला है, यानी कि जो लोग पहले ही एनसीडी के लिए अप्लाई करेंगे उनको पहले ही एनसीडी मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 200 करोड़ रुपया कंपनी एनसीडी के थ्रू रेस करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे अप टू 300 करोड़ तक का कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन भी ले सकती है, यानी कि टोटल 500 करोड़ रुपया कंपनी एनसीडी के थ्रू जुटाना चाहती है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का 500 करोड़ 27 तारीख से पहले हो जाता है, यानी कि 27 दिसंबर से पहले ही कंपनी 500 करोड़ रुपए का एनसीडी इशू कर पाती है, तो यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग डेट होगा वो 27 दिसंबर से पहले भी हो सकता है। यहाँ पे अब हम इस कंपनी के स्टैंड अलोन प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। तो मार्च 2019 में इनका प्रॉफिट था 102.88 करोड़ रुपीस। फिर यहाँ पे मार्च 2020 में इनका प्रॉफिट कम होके हो गया था 82.58 करोड़ रुपीस। तो बेसिकली उस टाइम पे कोविड वगैरह का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस इंपैक्टेड थे, तो ये एक रीजन हो सकता है प्रॉफिट कम होने का। उसके अलावा यहाँ पे मार्च 2021 में इनका प्रॉफिट था 716.21 करोड़ रुपीस। तो ये बेसिकली इस कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट है, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले इस कंपनी का जो भी एनसीडी इशू हो रहा है उसके क्रेडिट रेटिंग के बारे में, तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो क्रिसिल है और यहाँ पे जो एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड है उन्होंने इस कंपनी के एनसीडी को AA नेगेटिव का रेटिंग दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप किसी भी कंपनी का एनसीडी वगैरह परचेस करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन अगर आपके एनसीडी का जो रेटिंग है अगर वो AAA रेटेड है या तो AA रेटेड है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो रिस्क रहता ही है। लेकिन अगर आपका एनसीडी का AA नेगेटिव रेटिंग है या तो A है या तो BBB है तो यहाँ पे जो रिस्क है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एनसीडी इशू होने वाला है तो हमें उनके एनसीडी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है अप टू 9.7% पर एनम तलक का। और दूसरा रीजन ये है कि ये बेसिकली एक सिक्योर्ड एनसीडी है, तो यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड एनसीडी, यानी कि अगर फ्यूचर में कंपनी वगैरह बंद होती है तो कंपनी के एसेट को बेच के भी आपका पैसा दिया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप चाहे तो अपने इंटरेस्ट का पैसा मंथली या तो ईयरली या तो आप चाहे तो मैच्योरिटी के डेट के ऊपर भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट टेनर मिलता है, आप चाहे तो 24 मंथ के लिए यानी कि 2 साल के लिए या तो आप 10 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस कंपनी ने कंसिस्टेंट 3 साल से प्रॉफिट जनरेट किया है अगर मैं स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात कर लूँ, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की तो इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2000 करोड़ का भी लॉस किया है। बेसिकली कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो भी और भी वर्टिकल्स है और भी बिजनेस है सारे बिजनेस का मिलाकर जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने 2000 करोड़ का लॉस किया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात कर ले कि अगर कंपनी रेगुलर प्रॉफिट वगैरह करती है तो यहाँ पे जो भी एनसीडी होल्डर होते हैं उनका जो इंटरेस्ट का पैसा बनता है और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट होता है वो उनको ईजिली टाइम पे कर सकते हैं अगर वो अपना प्रॉफिट वगैरह करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एनसीडी इशू होने वाला है तो आपको अभी इस कंपनी के एनसीडी में क्यों पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन ये है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इस कंपनी के एनसीडी को अभी AA+ से भी कम का रेटिंग दिया हुआ है, बेसिकली AA- का रेटिंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। फ्यूचर में हो सकता है इस कंपनी के रेटिंग में चेंजेस हो। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया है जिसकी वजह से यहाँ पे थर्ड वेव भी आ सकता है और इसका इंपैक्ट सीधा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड लॉस है वो 2000 करोड़ रुपए का लॉस है, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अभी उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा ये कंपनी लोन वगैरह भी देती है, तो यहाँ पे अगर हाई डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता है यानी कि ज़्यादा लोग अपने लोन में डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा, जिसका इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस पे, फाइनेंशियल कंडीशंस पे एंड यहाँ पे उनके फ्यूचर ऑपरेशंस वगैरह पे भी आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो फाइनेंस का सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो कस्टमर को रिटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है।
उसके अलावा यहाँ पे इस कंपनी के और भी रिस्क फैक्टर है, जिसके लिए आपको इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ना होगा, जहाँ पे कंप्लीट रिस्क फैक्टर दिया हुआ है। तो मैं बेसिकली इस कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की कि आपको इस कंपनी के एनसीडीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरा यहाँ पे ओपिनियन ये है कि मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिसके बेसिस पे आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी एनसीडीज होता है वहां पे आपको बैंक या तो पोस्ट ऑफिस के स्कीम से ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट देखने मिलता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो कंपनी का एनसीडीज है वो AA- में है, यानी कि नेगेटिव रेटिंग है, तो यहाँ पे रिस्क और भी थोड़ा ज्यादा है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपको एनसीडीज में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी अपना एनसीडीज वगैरह लेके आती रहती है, तो AAA रेटेड या तो AA रेटेड वाले एनसीडीज के लिए आप वेट कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मिनिमम 10,000 रुपया 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आप जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं एंड 2 साल के बाद में आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले सकते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम होगा क्योंकि आप ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड इंटरेस्ट भी बाद में लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको गारंटेड रिटर्न अर्न करना है, तो यहाँ पे अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो गया, तो यहाँ पे अभी 7.4% पर एनम तक का रिटर्न चल रहा है, तो ये भी काफी अच्छा रिटर्न है, वो भी गारंटेड, कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है। इसके अलावा आप PPF सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन वाले ऑप्शन में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये भी ऑप्शन काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 5 साल 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो आप चाहे तो डायरेक्टली इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे भले ही रिस्क होता है बट लॉन्ग टर्म में आपका जो रिस्क है वो एवरेज आउट हो जाता है। तो ये तो मेरा ओपिनियन था यहाँ पे दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोग कमेंट को भी पढ़ते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।